दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 में जो हुई थी उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर हमें कैसे या किस प्रकार से लिखने चाहिए थे, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पैटर्न है आरएएस का, ये आपके एमपीपीसीएस में भी उतना ही काम आएगा क्योंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। तो हम एक मॉडल आंसर देने की आप लोगों को कोशिश मैं करूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% या 100% इसी पैरामीटर को आपको फॉलो करना है, लेकिन 80 to 90% ये पैरामीटर आप अपना सकते हो। यानी 10 में से आप 7 से ऊपर या 9 तक मार्क्स ला सकते हो अगर आप इस तरह से कोशिश करेंगे तो बड़े क्वेश्चन में। और छोटे क्वेश्चन में लगभग 2 में से 2 भी आ सकते हैं, 5 में से 4 आ सकते हैं, 4.5 आ सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम आंसर की लैंग्वेज कैसे लिखें। जैसे पिछली हिस्ट्री की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पूरा कि इस तरह से आंसर को खोलना है। आज हम ये देखेंगे कि आंसर की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। और इसमें आप ये भी देखना कि हमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। क्या हमें पवन पेटिया जल धाराएं वगैरह पूछे जा रहे हैं, या जो मैंने आप लोगों को शुरू की क्लास में बताया था वो पूछा जा रहा है। तो वो सारी बात भी आपके आज यहाँ आ जाएगी इस पेपर के डिस्कशन में। तो हम सबसे पहले जो लेंगे आपके आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 में जो मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ उसमें भूगोल विषय का जो आज है हम सॉल्यूशन करेंगे। मेंस का जो आंसर सबसे जो चैलेंजिंग काम है सिविल सर्विसेज में वो है मेंस एग्जाम के आंसर लिखना। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम, इंटरव्यू से भी ज्यादा चैलेंजिंग काम ये है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो आप इंटरव्यू की नौबत ही वैसे ही नहीं आएगी आपके। तो इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आपके ये क्वेश्चन है 15 वर्ड्स, ये है आपकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट है इस। और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि विश्व में 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाओं तथा उसके मुख्य पर्वतों के नाम बताओ। आपको मुख्य मतलब एक दो आपको एग्जाम्पल देने हैं। नेम फॉर ओरोजेनिस एंड इट्स मेन माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हमें लिखना है सीधा ही कि 4 प्रमुख घटनाएं। पहला, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज है, तो 4 प्रमुख घटनाएं। पहली हुई आपकी चरनोनियन एग्जाम्पल, तो आपके हो गया अरावली। और कैम्ब्रियन जो है, आपको ध्यान रखना है, ये कैम्ब्रियन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यूके में इसी नाम की माउंटेन है पुरानी पर्वतमाला, इसलिए कैम्ब्रियन युग का नाम रखा गया आपके। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए आपके चरनोनियन के, अरावली और कैम्ब्रियन। इसी तरह दूसरा था हर्सिनियन या वास्करिशन। इसमें आपके यूराल माउंटेन बना, अपलेशियन जो हार्ज है, ब्लॉक माउंटेन ब्रंस पर्वत है, इनका निर्माण आपके दूसरे घटना में हुआ। थर्ड जो मूवमेंट हुआ आपके वो कैलिडोनियन मूवमेंट था, और उसमें स्कॉटलैंड के जितने भी माउंटेन है और स्कैंडिनेविया के पर्वत जो नॉर्वे में आपके जोलन माउंटेन वगैरह है, उनका निर्माण जो है वो आपके थर्ड कैलिडोनियन में हुआ। और फोर्थ जो है आपका अल्पाइन। अल्पाइन में हमारे हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, जितनी भी नवीन मोरदार पर्वतमाला है वो आपके अल्पाइन में आती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। अगर आपने चारों लिखे और उनके एग्जाम्पल लिखे तो आपके 2 मार्क्स आएंगे। अगर आपने 1 या 2 लिखा तो उस हिसाब से कम होते जाएंगे आपके। फिर जो दूसरा है, ये सब मैंने अपने हाथ से लिखे हैं ताकि आप लोगों को लैंग्वेज बिल्कुल एकदम समझ में आए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके, छोटा नागपुर पठार का क्या महत्व है। अगर अपने को लिखना है तो आपको लिखना, इतनी जो स्पेस है, ये 4 आपको लाइनें खाली दी हुई है, लगभग आपको उसमें लिखना है अगर आपके पास मैटर है तो। और जहाँ पे एक वर्ड वाला पूछते हैं तो आपको, अगर पूछते छोटा नागपुर का पठार स्थित है तो आपको राज्य का नाम ही लिखना था, लेकिन यहाँ आपको महत्व पूछा है तो आपको लिखना महत्व क्या, तो शब्द में ही आ जाएगा। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, भारत के रूर व सार प्रदेश के रूप में विख्यात। महत्व है अपने आप, लाइन में, एक ही लाइन में महत्व आ गया। जहां भारत का 80% से अधिक कोयला और 60% से अधिक लोहा, अब्रक, यूरेनियम के परमाणु या भंडार मिलते हैं, इसीलिए इसे भारत का खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो आपके सारी बातें आपने इसमें लिख ली। अब इसको आप ये गिनने मत बैठो कि 15 हुए कि नहीं हुए शब्द। ये आपको जो लाइनें दी है उस लाइन में जितनी जगह वहां फिक्स है उसमें, क्योंकि फिर तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको लिखना है। तो ये सारी बातें आनी चाहिए।
रूर घाटी, जर्मनी वाली सार, फ्रांस और जर्मनी का जो क्षेत्र है, लोहा कोयला का पुराना जो क्षेत्र है, उस हिसाब से इसको भी हम रूर व सार कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, यानी कि सुटेबल कंडीशंस कौन कौन सी है सोलर एनर्जी के लिए। तो आपको सीधा हेडिंग लिखो दशाएं, इसी से ही आप स्ट्राइक करेगा आपके आंसर के ऊपर एक एग्जामिनर की, हाँ मैंने जो पूछा है वो शब्द आया कि नहीं आया आपके आंसर में। तो आपको लिखना है स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश होगा दीर्घकालिक, तो आपके धूप पड़ेगी, धूप ज्यादा आएगी तो सौर ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होगा। दूसरा, निम्न अक्षांश, क्योंकि कर्क रेखा के पास है राजस्थान का क्षेत्र में अवस्थित थी, जिससे सौर विकिरण में कम तिरछापन होता है, तो इससे भी सौर ऊर्जा की प्राप्ति आपके ज्यादा होगी। तो उपयुक्त दशाओं में आप जो दो सबसे महत्वपूर्ण दशाएं वो लिखो, वैसे खूब सारी और भी दशाएं हैं, लेकिन जो मेन जो दशाएं हैं ये अगर कंडीशंस नहीं होती तो बाकी शायद उनका कोई योगदान नहीं होता, तो वो आपको लिखनी है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे ये आपका क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, जो आपकी नस्ल है, सोनाड़ी व मालवी पशुधन नस्लें राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। तो आपको जिलों के नाम लिखने हैं। आप अगर सारे नहीं लिखो तो दो दो जिलों के, तीन जिलों के नाम लिख सकते हो। तो सोनाड़ी तो आपको उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसमें। और मालवी की बात करते हैं तो झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा व उदयपुर। तो ये आपके बिल्कुल रटाफिकेशन वाली चीजें हैं, जो आपको अगर जितनी ज्यादा याद होगी तभी आप इसको एक्यूरेट लिख पाओगे। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के कोई 8 संरक्षित वन क्षेत्र जो है उनके नाम लिखिए, या आखेट या संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आपको लिखना है आठों के नाम अब आपको आने चाहिए। ठीक है, इससे दुगुने है लेकिन आपको आठों के नाम आने चाहिए, जैसे बिशलपुर, जोड़वीर, सुंदा माता, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। ये भी आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों को अपने दिमाग में याद रखते हो। तो जहाँ पे आप जैसे कहीं एक दो नाम ही लिखे तो वो उसको आपके यहाँ कोई मार्क्स मिलने वाला है नहीं, यानी कि उसने 8 पूछ लिए जानबूझ के कि कितना याद रख सकता है। तो आपकी अब यहाँ पे आपको कोई कहता है कि फैक्ट क्यों पढ़ने हैं, इतने फैक्ट कौन पूछता है, तो ये पूछता है फैक्ट। आप देखो 8 के नाम आपके बिल्कुल टिप्स पे होंगे, तभी आपके 2 मार्क्स इसमें आएंगे। तो लैंग्वेज जो है वो हमारी इस तरह से होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन क्या है, फिशर वल्केनिक इरप्शन क्या है, विश्व में इनकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में बताओ। यानी एक तो इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है वो आपको, और एक पूछ रहा है कि इसकी उपस्थिति के क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। तो अब आपको देखना है कि भाई कहाँ पे है, क्या चीज है। तो हमें पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है कि एक ही प्लेट, जैसे भारतीय प्लेट है, गतिक भिन्नता के कारण उसमें उत्पन्न दरारों से क्षारीय लावा, पतला लावा निकलता है, दरारी उद्भेदन वो कहलाता है। यानी जब प्लेटों का मूवमेंट होता है, जहाँ दो प्लेटें टकराती वो अलग चीज है, और यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्लेट में अगर आपके गतिक भिन्नता होती है, एक जैसी समान गति नहीं होती है, तो उस प्लेट के अंदर दरारें पड़ जाती है, और उन दरारों से जो पतला लावा होता है जिसमें आपके सिलिका की मात्रा कम होती है, तो वो लावा उन दरारों के माध्यम से निकलने लगता है, और उससे पठारों का निर्माण होता है, जैसे मालवा, दक्कन लावा पठार, जो बेसाल्टिक पठार है आपके जितने भी, ब्राजीलियन प्लेटू, ये जितने भी बेसाल्टिक अपन पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। तो उन उपस्थित क्षेत्रों के बारे में बताने हैं तो हमें देखना है कि ब्राजील का पठार, अफ्रीका का पठारी भाग, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन लावा, मालवा पठार और कनाडियन सील्ड, ये सारे इसी से बने हैं। एक ही प्लेट में गतिक भिन्नता के कारण आपको मैप बना के भी बता देना है कि ये कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से है अवस्थिति, इनकी लोकेशन। तो फिर आपको संभावना ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स आने की बनती है। ये आपके 50 वर्ड्स वाला है, 50 शब्द वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। तो यहाँ पे 5-6 लाइनें आपकी होगी, तो उनमें लगभग लगभग आपका आंसर आना चाहिए। डायग्राम बहुत जरूरी है, अगर आपने इतना अच्छा लिख दिया 4 आए तो ये एक 5 में से 5 भी आ सकते हैं। यहाँ पे दरारी ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन लिखना है, इसमें वो नहीं लिखने आपके
केंद्रीय उद्गार के आधार पर पीलियन हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ आएंगे जो फिशर इरप्शन जिसको बोलते हैं अपन, विदर उद्गार कहते हैं, वो वाले भाग आपके इसमें आएंगे। दरारी कहो या विदर उद्गार कहो इसको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके 50 वर्ड्स का है, 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन है कि भारत में सन 1901 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि के विशिष्ट प्रावस्थाओं को बताओ। फेजेज, डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आपको इस शब्द पे ध्यान देना है। तो फिर आप इसको, क्योंकि आपको लगभग लगभग हर बुक्स में ये चीज मिल जाती है, एनसीईआरटी में भी है, ये आपको इजी क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो हमें लिखना है कि इन प्रावस्थाओं को समझा जा सकता है कैसे। फर्स्ट, स्थिर जनसंख्या 1901 से 21 तक वृद्धि नगण्य, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रही। प्रथम विश्व युद्ध महामारी के कारण बढ़ोतरी नहीं हुई, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ी, आपने कारण भी आगे बता दिया थोड़ा सा। दूसरा है सामान्य वृद्धि का काल, तो आपको बताना 21 से 51 तक। आपको लिखना महामारियों पर चिकित्सा सुविधा द्वारा रोग के कारण वृद्धि हुई, क्योंकि 21 से 51 के बाद जब विश्व युद्ध हुआ आपके, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हुआ और उसके कारण चिकित्सा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व क्रांतियां होनी शुरू हुई, जिसके कारण मानव की जो मृत्यु दर थी उस पर नियंत्रण करना शुरू हो गई चीज। थर्ड है आपका अति तीव्र वृद्धि 51 से 81 तक। अब स्टेबिलिटी आई भारत में भी, तो आपके लिखना है कि चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण, लेकिन जन्म दर उच्च, क्योंकि अब स्टेबिलिटी आ गई, देश में आजाद हो चुका था। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जब आपका स्थिर शांत हो गया इंसान, तो फिर जनसंख्या की वृद्धि की जो बात थी उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले युद्ध, आपके आंदोलन, क्रांतियां, ये सारी चीज थी, जीवन पूरा अस्त व्यस्त था, इसलिए जनसंख्या वृद्धि कम थी। तो हमें यह लिखना है कि चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण, लेकिन जन्म दर उच्च। और चौथे पे आता है वृद्धि दर में कमी के साथ तीव्र वृद्धि, तो वो आपके 81 से 11 तक। तो उच्च जन्म दर है इसमें और निम्न मृत्यु दर है। तो वृद्धि दर में थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि हमने जैसे सरकारी नौकरियों में भी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, इस तरह की सरकार की कई योजनाएं आई, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर पर थोड़ा अंकुश लगा। तो ये 4 स्टेज आपको बतानी है, साथ में थोड़ा बहुत आपको कारण या उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। फिर राजस्थान से संबंधित है आपके, ये भी आपका 50 वर्ड्स, 5 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन का अपन आंसर लिखेंगे कि राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाओं तथा इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, यानी 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन में भी। एक तो हमें सुटेबल कंडीशंस कौन कौन सी है और मेजर प्रोडक्शन एरिया कौन से है, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट अपन कंडीशंस लिखेंगे, आपकी हेडिंग आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि इसने दोनों पॉइंट उठाए हैं इस अपने आंसर में। तो पहले अपने को दशाई लिखनी है, क्या है पठार, मक्का कहाँ होता है, तो पठारी भाग, लाल या दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। तो आपका आंसर में पहले तो ये आना चाहिए कि ये चीजें जरूरी है, पठारी या पर्वतीय भाग में होती है जहाँ लाल और दोमट मिट्टी मिलती है। फिर हमें देखना टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 40 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये मक्के के लिए आपके टेम्परेचर होगा। जलापूर्ति प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो ये 3 आपके हो गई उपयुक्त दशाएं। आप उसमें ऐड और भी ऐड कर सकते हो एक आध, कोई दिक्कत नहीं। फिर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्वी है दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर अरावली क्षेत्र में वर्षा व लाल दोमट मिट्टी की उपलब्धता के कारण फिर आपका आंसर आएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़ और मुख्यतः उत्पादक है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे चित्तौड़गढ़। तो ये आपके आगे उत्पादक क्षेत्र, यानी आपने लिख दिया कि ये कंडीशंस होने चाहिए और फिर आपने लिखा कि ये कंडीशंस इन डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पे मक्के का उत्पादन होता है। तो आप मैप बना के बता सकते हो कि ये जो क्षेत्र है ये मक्के के उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र हुआ आपके। तो फिर इस तरह से अपन इस एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 50 वर्ड का था, 5 मार्क्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे आज राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति, लोकेशन के कारक क्या, मेजर फैक्टर कौन कौन से है और वृद्धि की व्याख्या कीजिए।
यानी इसमें भी दो पार्ट हो गए क्वेश्चन में आपके, कि एक तो सीमेंट उद्योग की अवस्थिति के कारकों पर चर्चा करनी है, और दूसरा ग्रोथ को हमें डिस्क्राइब करना है। तो आपके आंसर में भी वही पहली आनी चाहिए अवस्थिति कारक, और दूसरा आना चाहिए आपका ग्रोथ। याद भी होना चाहिए लिखने के लिए, सिर्फ ये लिख दिया आगे कुछ नहीं लिखा तो फिर कुछ नहीं आना है। तो अवस्थिति कारक जब अपन देखते हैं कि सीमेंट की उद्योग की अवस्थिति कारक क्या होगी, तो आपको देखना है कि राजस्थान कच्चा माल क्या है। भाई लोकेलिटी किसी इंडस्ट्री की होती है, वेबर के अनुसार भी अपन बात करें तो कोई भी उद्योग क्यों अवस्थित होता है, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। तो राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के अत्यधिक भंडार, जैसे अपन पढ़ते हैं जैसलमेर में, सोनू में भी मिलते हैं। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के अत्यधिक भंडार तथा राजस्थान से इस कच्चे माल की आपूर्ति मध्य प्रदेश में विंध्यन क्षेत्र से भी होती है। यानी राजस्थान में चूना एक तो राजस्थान से और एक एमपी से आता है, विंध्यन वाले भाग से। दूसरा जो आपके रॉ मटेरियल है जिप्सम, जिप्सम दूसरा कच्चा माल जो राजस्थान में उपलब्ध है। तो आपका ये हो गया, दो रॉ मटेरियल हो गए। फिर कैपिटल, आपके चीप जो लेबर है, सस्ता श्रम, मार्केट है अवेलेबल, और रेल परिवहन की सुविधा। तो ये सारी चीजें इसकी अवस्थिति के लिए उत्तरदायी है। फिर हमें ग्रोथ बतानी है, तो 1917 में पहले लाखेरी में प्रथम कारखाना खोला। इसके बाद कोटा, अलवर, ब्यावर, सिरोही तथा सर्वाधिक मात्रा में चित्तौड़गढ़ में इनकी स्थापना हुई। और वर्तमान में जैसे जेके, लाफाज, वंडर, श्री सीमेंट, ये सब चित्तौड़गढ़ में है। अपन मैप बना के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका संकेंद्रण है। तो फिर आपका ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। 5 में से 5 तो मैं नहीं कहता, हालांकि मैं खुद एग्जामिनर होता तो भी नहीं देता, लेकिन आप ये मान सकते हो कि 4 से 4.5 तक आपको मिल सकते हैं, ये कोशिश रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपके 50 वर्ड का है और 5 मार्क्स का है, कि शेखावटी प्रदेश की मुख्य भौतिक विशेषताएं का वर्णन करो। जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो हमें देखना है कि इस क्षेत्र का विस्तार, पहले आप बता दो कि कहाँ कहाँ है। चूरू, सीकर, ये शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू व उत्तरी नागौर में है। फिर आपके आगे सीधी स्ट्राइक करो विशेषताओं पे, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आपको लिखना है कि घग्गर के मैदान व अरावली के मध्य स्थित है। पहली विशेषता ये हुई उसकी लोकेलिटी को लेके। दूसरी हुई यहाँ पे जो आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, सैंडस्टोन मिलते हैं जिनको अपन बरखान कहते हैं, तो ये उससे युक्त प्रदेश है, बरखान से युक्त प्रदेश हो गया। तो दूसरी विशेषता ये हुई। तीसरी आप सभी जानते हो, आंतरिक जल अपवाह प्रणाली विकसित, जिसमें कांतली नदी मुख्य सीक्वेंस में आंसर होने चाहिए आपके। फिर है प्लाया झीलें मिलती है यहाँ पे, मरुस्थलीय झीलों का क्षेत्र जिनको सर या सरोवर कहते हैं, जैसे चूरू वगैरह में इस सर, मलसी, सर, ऐसे नाम अपन सुनते हैं। सर या सरोवर कहा जाता है इन प्लाया झीलों को। फिर जोहड़ क्षेत्र जहाँ पे चूनेदार संरचनाओं में कुओं का निर्माण, तो वो आपके जोहड़ वाले जो कुएं हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो एक विशेषता ये हो गई। तो फिर आप इसको बता सकते हो कि मरुस्थलीय भाग है और इसकी लोकेलिटी यहाँ पे है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैप आपको आधे से 1 मार्क्स तक दिलाता है ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपके बड़े वाले क्वेश्चन है, ये 100 वर्ड्स का है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम स्केल से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में। आप सभी जानते हो आरएस मेंस में, कि पृथ्वी सतह पर पैलियोजोइक क्लब जो मैन है, प्रमुख महत्वपूर्ण विकास की बात करो। यानी पैलियोजिक एरा में जो जो डेवलपमेंट हुए अर्थ पे, उनको हमें डिस्क्राइब करना है 100 वर्ड्स में। तो आपको बताना है, पहला तो इसका टाइम की 57 करोड़ से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष तक का पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें मुख्य भाग थे। फिर आपके आगे पहले संक्षेप में आपने नाम लिख दिए, छवों कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफरस और परमियन। अब इसके बाद इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसको आपको डिस्क्राइब करना है। कैसे, अपन ये देखेंगे कि कैम्ब्रियन काल में समुद्री अवसाद चट्टानों का विकास हुआ। सबसे पहले समुद्री अवसादी चट्टानें निर्मित हुई, जिसमें प्राचीनतम जीव यानी सबसे पुराने जीवों के प्रमाण हमें किस युग में मिलते हैं, कैम्ब्रियन में।
अवशेष मिलते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। सारगेसस घास जो है, जो अटलांटिक में अपन पढ़ते हैं, नॉर्थ अटलांटिक में सारगेसो सागर कहते हैं, सारगेसस घास की उत्पत्ति हुई। और पेरिपेटस जो प्रारंभिक जीव है उनके जीवाश्म इस युग में मिलते हैं। तो पहला कैम्ब्रियन युग को हमने, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए ये आपके आ गया। फिर आपको दूसरा जो भाग है ऑर्डोविशियन, फर्स्ट हुआ कैम्ब्रियन, यानी 6 भाग थे पैलियोजोइक के, सेकंड हुआ ऑर्डोविशियन। इसमें है कि ऑर्डोविशियन काल में पूर्वी अमेरिका में टेकोनियन पर्वतीकरण हुआ। निम्न कोटि की मछलियों से मेरुदंडीय जीवों का विकास प्रारंभ हुआ। जो अपलेशियन से छटा हुआ भाग है आपके टेकोनियन माउंटेन, वो आपके हुआ ऑर्डोविशियन में। और मेरुदंडीय बैकबोन वाले जो जीव थे उनका विकास इस युग में प्रारंभ हुआ। सबसे निम्न कोटि की मछलियों का विकास हुआ। और स्थलखंड अभी भी जीव विहीन रहा, यानी संसार में सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति थी वो समुद्री भाग में हुई। तो ये आपका हुआ दूसरा। थर्ड जो है सिल्यूरियन। तो सिल्यूरियन में लिखना है कि महाद्वीपों पर कैलिडोनियन, जो आपने पहले क्वेश्चन में लिखी थी, हलचल हुई जिसमें पर्वतों का निर्माण हुआ और वनस्पति व अकशेरुकी नॉन कोऑर्डिनेटा जो है आपके, उन प्राणियों का प्रसार इस युग में हुआ। तो ये सिल्यूरियन की विशेषता हो गई आपके। 3 हुए। फिर आपका चौथा है डेवोनियन, कि डेवोनियन काल में कैलिडोनियन हलचल जारी रही। स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड पर्वतों का निर्माण हुआ। परवालों का विकास हुआ। कोरल जो है वो सबसे पहले अस्तित्व में आए। और उभयचर व कशेरुकी प्राणी विकास विकसित हुए। जो कोऑर्डेटा है वो आपके इसमें आए। तो इस तरह से ये इसकी विशेषता हो गई। फिर आपके फिफ्थ में आता है कार्बनिफरस, कोयले वाला युग। कार्बनिफरस में तापमान व आर्द्रता की वृद्धि हुई। वर्षा व वनस्पति गहनता के कारण कोयले का निर्माण हुआ। गोंडवाना जो भाग है क्रम, उभयचरों का युग, बड़े वृक्षों का काल आपके कहलाता है कार्बनिफरस। इसको हम परवालीय युग भी कहते हैं, कोरल डेवोनियन को भी। तो फिर आपके ये हुआ। फिर आपका लास्ट है परमियन। परमियन काल में जो लास्ट आपके हुई अर्सीनियन हलचल, जो पुरानी पर्वतमालाओं में है। और भ्रंशों का फॉल्ट बने आपके। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, वोसजेस जो माउंटेन है, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। जलवायु शुष्क हुई और कोणधारी जो कॉनिफरस जो फॉरेस्ट है वो आपके डेवलप हुए। तो पैराग्राफ में ऐसे लिखना है आपको, इसमें इस तरह से नहीं लिखना है कि इनके लिए आप अलग से कोई चार्ट बनाओ। चार्ट बनाने से मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। कर दिया, एक मिनट। तो आपको इसमें चार्ट नहीं बनाना, सीधा आपको ये लिखना है कि कौन कौन सी चीजें बनी। और ये आपके पूरे 100 वर्ड्स में ऐसे आना चाहिए, तभी तो वो आपकी लेखन जो क्षमता है उसको एग्जामिनर देख पाएगा। अगर आपने इसमें पॉइंट लिख दिए एक करके ऐसे, या फ्लो चार्ट बना दिया, तो फिर आप एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कितने मार्क्स दे। क्योंकि मेंस एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपकी लैंग्वेज स्किल को भी चेक करना है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव का विवेचन करो। ये भी आपके 10 मार्क्स का है और 100 वर्ड्स का है, कि भारत में वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव का जो आपके होता है ओरोग्राफिक इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आपको ये लिखना, पहले लैंग्वेज आपको, आप लोग जैसे पिछले क्लास में पूछ रहे थे कि कैसे शुरुआत करें। मेंस में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, दिक्कत ये होती है कि आप लोग बिना सोचे समझे लिखते हो, आंसर पहले शुरू कर देते हो, फिर फंस जाते हो 2 लाइन के बाद, फिर आपको समझ में नहीं आता किधर ले जाना है। और फिर आप एक बार गलत ट्रैक पकड़ ली तो यहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी की तरह आंसर बुक तो मिलती नहीं है, दूसरी आंसर शीट, तो फिर आपका पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि बिल्कुल सोच समझ कर आंसर की शुरुआत करनी है। कि पर्वतीय प्रभाव को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। निम्नलिखित तरीके से समझा, सीधा ही आप टू द पॉइंट स्ट्राइक करो, इसमें कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी जगह है। तो आपको लिखना है
कि पर्वतों की ढालों के सहारे भारत में सर्वाधिक वर्षा की उत्प्राप्ति होती है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पर्वतीय होती है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अरब सागरीय मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, ये जो आपका पश्चिमी घाट हुआ और ये इसकी पश्चिमी ढाल हुई, पश्चिमी ढाल से टकराती है तथा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है, जिसका कारण इन हवाओं का आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, जिसको बोलते हैं वेट एडियोबेटिक लैप्स रेट। तो हवाएं जब ऊपर उठती है तो उनका टेम्परेचर 165 मीटर पर, हम कहते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो उसके कारण इन हवाओं का जो आपके सेचुरेशन पॉइंट पे वो आ जाती है, यानी वो संतृप्त हो जाती है, और उसके बाद कंडेंसेशन या संघनन शुरू हो जाता है। तो जिसका कारण इन हवाओं का आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से ठंडा होना व संवहन करना, संघनन करना है, यानी कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, यानी वर्षा की शुरुआत हो जाती है। तो पर्वतीय ढालों से जब कोई हवाएं टकराती है तो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो ठंडी होती है, ठंडी होती है तो संतृप्त हो जाती है, संतृप्त हो जाती है तो फिर वहाँ कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, तो संघनन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इसमें ये बताना है कि पर्वत कैसे प्रभावित करते हैं। तो जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर आपके पवन अभिमुखी का मतलब सामने वाली ढाल है ये, और इसी तरह गारो खासी जयंतिया में भी ये सामने वाली ढाल है, जहां पर आपके वर्षा की मात्रा बढ़ती है। फिर आपके जो मावट आता है, तो मावट आता है तो ये पवन विमुखी ढाल हो गई अरावली की, इसी कारण पश्चिमी राजस्थान और इन भागों में ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन अरावली की पूर्वी ढाल पे इनसे कम वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून में उल्टा होता है, इधर ज्यादा वर्षा होती है और ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, तो इस तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है। इसी तरह पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश है, जहाँ पुणे वगैरह है, बेंगलोर वगैरह, वहां पे थोड़ी वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्वत की एक तो अभिमुखी यानी हवाओं के सामने वाली ढाल, एक होती पवन विमुखी ढाल। तो विमुखी यानी विपरीत ढाल पे वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि हवाएं नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो उनमें जो आपके आर्द्रता की मात्रा है वो कम हो जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसी वजह से वहां पर आपके वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको हम आगे समझेंगे निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एब्सोल्यूट सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की कंडीशंस में यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है पवन विमुखी ढाल पे, और पवन पवन अभिमुखी ढाल पे और विमुखी ढाल पे कम होती है। तो आपको मैप बताना है, पहला तो ये हुआ। फिर अपने को लिखना है इसी में आगे कि पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पवन विमुखी है तथा पवनें नीचे उतरती है, जिससे गर्म व वर्षा 60 सेंटीमीटर के आसपास आता है, यह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो लैंग्वेज आपकी बिल्कुल ऐसे सटीक होनी चाहिए। इसी प्रकार गारो खासी जयंतिया की पवन अभिमुखी ढालों पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा, अरावली की पूर्वी ढाल पर अधिक वर्षा, तो पश्चिमी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में है। सर्दियों में मावट से पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा, तो पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश। उत्तराखंड हिमाचल में भी पवन अभिमुखी ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो फिर आपके लद्दाख का पठार जो विमुखी भाग में, तो वहां भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम इस आंसर को लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, ये भी 100 वर्ड्स का है और 10 मार्क्स का है, क्योंकि दो आपके, एक वर्ल्ड से, एक इंडियन ज्योग्राफी से आता है और एक आपके राजस्थान ज्योग्राफी से। यही पूछने की एक टेंडेंसी है। राजस्थान की नदी प्रणालियों का वर्णन करो, सीधा क्वेश्चन है। आपको ड्रेनेज सिस्टम बताना है, रिवर सिस्टम। लेकिन इसमें यह नहीं कि आप शुरू हो गए लूनी नदी, फिर उसको बताना शुरू कर दिया, बनास उसको बताना शुरू कर दिया। हमें यहाँ एक रिवर सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो रिवर सिस्टम क्या है, तो हम रिवर सिस्टम को 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान की नदी प्रणालियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, यानी पहला जो हमारा नदी प्रणाली तंत्र है वो हुआ आपका अरब सागर से संबंधित। इसमें क्या है, तो फिर यहाँ नाम लिखो, इसमें लूनी का अपवाह तंत्र है तथा उसकी सहायक नदियां आती है। फिर आपके अरब सागर में माही, साबरमती, पश्चिमी बनास शामिल है। ये एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ ऐसा नहीं कि आप हर एक नदी का नाम लिखने बैठ गए। फिर है लूनी कच्छ के रण में, जबकि अन्य खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि दोनों ही अरब सागर के भाग है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इसमें आपको लिखना है कि इसमें चंबल तथा उसकी सहायक नदियां शामिल है, जो आगे यमुना का हिस्सा बन जाती है, और यमुना आपके गंगा का भाग बन के बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तीसरा जो सिस्टम है हमारे यहाँ वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो आप लिखना कि किसी झील का हिस्सा या लुप्त होने वाली नदियां इसमें शामिल है, जैसे घग्गर, कांकनी, कांतली तथा मेढा, रूपनगढ़ इत्यादि इसमें शामिल है। तो ये आपका आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली हो गई। फिर आपने राजस्थान का एक डायग्राम बना दिया। तो एक तरफ तो ये आ गया आपका आंतरिक अपवाह, दूसरा हो गया आपका ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और इस तरफ हो गया आपका बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये ध्यान रखना है। ये जो भाग है आपका सेकंड जो है, ये हुआ आपकी बंगाल की खाड़ी का, ये हुआ आपका पश्चिम व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाला भाग जो हुआ वो आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और ये उत्तर पश्चिमी भाग वाला मुख्यतः हो गया आपका आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इस तरह से डायग्राम बना के इन चीजों को लिखना है। तो जब हम आरएस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन के आंसर वगैरह लिखे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ो, फिर उस क्वेश्चन का दिमाग में एक फॉर्मेट बनाओ, फिर आप उस आंसर को लिखना शुरू करो, तो आपका बिल्कुल सटीक या एग्जैक्ट आंसर होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है या लोग नहीं लिखते हैं, कई लोगों ने लिखे हैं ऐसे, मैं जानता हूँ कई लोग इस तरह से भी आंसर लिख के आते हैं आपके और उनके मार्क्स आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक पैटर्न फॉलो करना है कि जो लगभग लगभग सटीक हो, तो आप इस एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकते हो। अगली क्लास में हम इतिहास विषय के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आगे पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, इन पर भी आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों पर हम उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।